नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक सब्जेक्टिव है और ये न्यू एडिशन का है। इसमें हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। फिर धीरे धीरे पूरा कंप्लीट करेंगे और सबका प्लेलिस्ट भी बना देंगे ताकि आपको ढूंढने में भी, और प्लेलिस्ट में एक लाइन से दिया गया है तो एक्सरसाइज आपको एक लाइन से मिल जाएगा वहाँ पे, और मैं वीडियो भी एक लाइन से ही अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सिकंदर तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों का लिंक है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो पहले पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य। चैनल पे नहीं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 345 को 3 4 5 याद रखिए, 3 4 5, क्योंकि अगर 345 कीजिएगा 354 कर देगा, कन्फ्यूज कर जाइएगा, इसीलिए 3 4 5। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। मतलब एक जस्टिन था, वो चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा था, लेकिन उसी का पहचान जो है विलियम जोन्स ने कहा कि ये जो सेंड्रोकोटस है वो कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ही है। विशाखदत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी आशय निम्न कुल से उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया है। जो विशाखदत्त का पुस्तक है मुद्रा राक्षस, कई बार प्रश्न आता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखदत्त। तो इनके पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल से नामित किया गया है। ब्रिसल मतलब जो निम्न कुल से उत्पन्न हुआ है, तो वो करके संबोधन किया है। गणानंद को हराने में चाणक्य, जो कि कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त उन्हीं का नाम था, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री भी बना। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था, चाणक्य। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हुए? चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त हुए, जिनका संबंध राजनीति से है। इस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये संबंधित किससे है? राजनीति से। और इसमें मेनली चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का राजनीति दिया गया है और काफ़ी उत्कृष्ट भी है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी में बैठा। 322 यानी 345 में जन्म हुआ, 322 में यानी 23 वर्ष की एज में वो गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त किस धर्म को फॉलो किया? जैन धर्म को, जैन धर्म। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। श्रवणबेलगोला कहाँ पे है? कर्नाटक में है, कर्नाटक। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, गंधार, हेरात और मकरान ये चंद्रगुप्त को दे दिया। चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, हेरात और मकरान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया, फिर संधि हुआ, उसमें ये दे दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त को जो जैन धर्म को वो जैन धर्म में चले गए, तो जैन धर्म में उनके गुरु कौन थे? गुरु भद्रबाहु, गुरु भद्रबाहु। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार, और एक चीज़ जो इंडिका है इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही लिखा गया है, मतलब वहाँ पे कैसा क्या गतिविधि था उसके बारे में जब लिखा गया। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होते हैं। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं। इन पैरों पर प्रशिक्षित तोते का झुंड होता है। प्रशिक्षित मतलब जो ट्रेंड तोता होता है ना, उसका झुंड होता है, जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो ये सब जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में लिखा है। अब पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिखा गया है? पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर का से घिरा हुआ था, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। 2 और 3 मंजिल वाले खिड़की और कच्ची ईंटों के बने हुए थे। राजा का महल
भी काठ का बना हुआ था। ये बहुत बार पूछा जाता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो किसका बना हुआ था, तो काठ का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया था। एपियानस। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 में हो गया। 298 ईसा पूर्व में बेलगोला अभी पढ़े थे कर्नाटक में, वहाँ इनकी मृत्यु हो गई। अब इसके आगे है बिंदुसार। देखिए इससे पहले एक हम पढ़े थे बिंबिसार। बिंबिसार को बिंदुसार से कंफ्यूज नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत लोग करते हैं, हम भी करते थे। तो बिंबिसार जो था वो हिरण्यक वंश का संस्थापक था, हिरण्यक वंश का संस्थापक, जिसमें उदयन था, ये सब पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ये बिंदुसार है, ये मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया, उत्तराधिकारी आया था, तो कन्फ्यूज़ नहीं करना है इसमें। अगर दोनों में प्रश्न आए कि कौन पहले आया था, तो यहाँ पे जो बिंबिसार होगा वो पहले आया था। यहाँ पे देखिए बिंदुसार पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। रिपीट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। शत्रु का विनाशक किन्हें कहा गया? बिंदुसार को कहा गया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का स्थापना जो था वो मल्लिका पुत्र गोसाल ने किया था। मखलीपुत्र गोसाल ने किया था। मखलीपुत्र गोसाल ने। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार यानी वारिसार कहा गया है। एस्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। ये जो डायमेकस नामक राजदूत था ये किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। मेगास्थनीज का, जिसे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के टाइम में आया हुआ था, तो उसका बेटा हो गया, यानी उसका उत्तराधिकारी हो गया बिंदुसार। तो बिंदुसार के टाइम में जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था वो आया हुआ था। इसका नाम था डायमेकस। जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया था। सिंहसेन। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, जो कि सिंधु और झेलम नदी के बीच में था, में 2 विद्रोह का वर्णन किया गया है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। एथिसियन, यहीं से क्लियर हुआ, अशोक जो राजा बनेगा ये यहीं से क्लियर हुआ। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बताया था। तारानाथ किसके टाइम का हो गया? बिंदुसार के टाइम का, समकालीन हुआ। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान जो था वो खल्लाटक था। खल्लाटक। इसके बाद आता है अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्यावदान के अनुसार, दिव्यावदान एक पुस्तक है जिसके अनुसार उसमें लिखा गया है कि अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। जिस टाइम वो गद्दी पर बैठा उससे पहले जो पोस्ट होता है ना, तो वो अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोमल के लेखों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। मतलब अधिक टाइम अशोक को, जैसे चंद्रगुप्त का अलग अलग जगह पर नाम अलग अलग था, तो वैसे अशोक का नाम अशोक ही है। आगे देखिए, कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प, जो कि रिलीफ स्ट्रक्चर था, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राज्ञो अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है। उसमें राजा अशोक लिखा गया था। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भ्राभु अभिलेख था जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिलेख के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में वर्णित है। 13वें शिलालेख में प्लिनी के कथन के अनुसार मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, या इसको टॉलमी II भी कहा जाता है, ने पाटलिपुत्र में
डियानिसियस नामक एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक के बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अशोक थे, जो बौद्ध धर्म को बाद में एक्सेप्ट किए थे, तो उसको शिक्षा किसने दिया? उपगुप्त ने। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन की राज्य तरंगनी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निगरोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। देखिए यहाँ पे अलग अलग चीज़ हो गया। पहले वो भाषण किसका सुने थे? निगरोध का। लेकिन जो उनका बौद्ध धर्म में गुरु थे वो कौन थे? उपगुप्त। लेकिन जो कलहन की राज तरंगनी है उसमें यह वर्णित है कि पहले वो शैव धर्म के अनुयायी थे। अहरोरा लेख, अधिकतर शैव धर्म से नहीं आता प्रश्न, अधिकतर यही आएगा कि बौद्ध धर्म बाद में वो चले गए थे। अहरोरा लेख की यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आगे अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसमें क्या लिखा गया है, तो ये काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है। पहला है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पहला अभिलेख में है कि यह पशु बलि की निंदा करता है, अभिलेख नहीं शिलालेख है। दूसरा, मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। पशु और जो मनुष्य है दोनों का चिकित्सा होना चाहिए। तीसरा, इसमें राजकीय अधिकारियों को एक आदेश दिया गया था कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। उसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख था। चौथे शिलालेख में भेड़ी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी। भेड़ी घोष की जगह धम्म घोष का घोषणा किया गया था चौथे शिलालेख में। पांचवा, जिसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा है। छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण के बारे में है। सातवां और आठवां, जिसमें अशोक ने तीर्थ यात्रा किया था उसका उल्लेख है। नौवां, जिसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। सच्चा भेंट क्या होता है और सच्चा शिष्टाचार क्या होता है। 10वीं की बात करें तो इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 10वां शिलालेख। 11वां, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है, धम्म की व्याख्या। 12वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 13वां। हालांकि ये पूर्व भी आता पर ये बहुत बार आता है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है जहां उसने धर्म के प्रचारक भेजे हुए थे 13वें में। आगे 14वां, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। तो 14 शिलालेख थे। अशोक का एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक के आजीविकों को रहने हेतु बड़ावर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया गया जिसका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकाओं को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकाओं का उल्लेख किया गया है। यह महामात्रों को आजीविकाओं के हितों को ध्यान में रखने के लिए किया गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अपने ही पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। 84,000। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अरमाइक, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। फिर से रिपीट करते हैं। अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। कई बार प्रश्न आता है ये। ग्रीक एक अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी से एवं मानसेहरा से, और जो शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का मतलब ये मिला है। मतलब भारत में अगर बात करें तो वहाँ पे मिला है ब्राह्मी लिपि का। खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा में मिला पाकिस्तान में, जबकि अरमाइका लिपि का अभिलेख जो है वो अफगानिस्तान से मिला। खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बायां लिखा जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं वो बाएं से दाएं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। खरोष्टी लिपि क्या होता है? इधर ऐसे लिखा, जैसे फारसी लिखा जाता है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। यहाँ में मौर्य प्रांत दिया गया, उसकी राजधानी दिया है। तो उत्तरापंथ का तक्षशिला, अवंती राष्ट्र का उज्जैनी, कलिंग का तोसली, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी, पड़ासी का पाटलिपुत्र। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में
पाद्रेटी पैंथेलर ने किया था। इसकी संख्या 14 थी। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुआ था। जेम्स प्रिंसेप। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ था। प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। तो अभी वर्तमान में जो प्रयाग स्तंभ लेख है वो आपको प्रयागराज में ही मिलेगा। दिल्ली टोपड़ा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपड़ा से दिल्ली लाया गया था। मेरठ या दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली लाया गया था। दिल्ली मेरठ अभिलेख। आगे रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है, जिसकी खोज 1872 में कार्लायल ने किया था। कार्लायल, रामपुरवा। आगे लोरिया अरेराज, ये चंपारण बिहार में है। फिर है लोरिया नंदनगढ़, चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। स्तंभ का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है वो रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया था। लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर जो बलि कर था, यह धार्मिक कर था, उसको माफ़ कर दिया गया था। आगे नोट में लिखा गया है कि महास्थान यानी बांग्लादेश से प्राप्त सहगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एक कुना जो कंदहार अभिलेख है, इसमें ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। साम्राज्य के मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। वैसे नहीं होता था, उपधा परीक्षण किया जाता था। ये किससे संबंधित हो गया? अशोक के टाइम होता था उपधा परीक्षण। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ जो अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र भी कहा जाता था, जिसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था। अर्थशास्त्र में चर जो है वो जासूस को कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होता था। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो कि विषयपति के अधीन होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ग्रामिक। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 8 समितियों में विभाजित था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का विभाजन था, जिसकी संख्या यहाँ पे 5 थी। ऊपर यहाँ पे कुछ और फैक्ट लिखा गया, इसको पढ़ लेते हैं कि प्रशासनिक समिति और उसके कार्य दिया गया है। तो जो समिति पहली समिति थी, कुल 6 समिति था। तो पहली समिति उद्योग और शिल्प कार्य को देखता था। द्वितीय विदेशियों की देखरेख। तृतीय जन्म मरण का विवरण। चतुर्थ व्यापार और वाणिज्य का देखभाल। पंचम निर्मित वस्तुओं का विक्रय का निरीक्षण। और छठवां जो था वो बिक्री कर वसूल। ये पंचमा काफ़ी इंपोर्टेंट, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है ये चीज़। आजकल तो किया ही नहीं जा रही है। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता है। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ था। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज के सारे भारत को रौंद दिया था। यह बात सही भी थी और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त के पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिस ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कही है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कही है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। नायक सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी।
मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले को गुप्तचर को संचार कहा जाता था। संचार यहाँ पे राज समिति और उसके नाम दिया। प्रथम जल सेना की व्यवस्था, द्वितीय यातायात और रसद की व्यवस्था, तृतीय पैदल सेनाओं का देखरेख, चतुर्थ अश्वरोहियों की सेना का देखरेख, पंचम था गज सेना का देखरेख और छठा था रथ सेना का देखरेख करता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। राजुक। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को आदेव मात्रक कहा जाता था। ये प्रश्न कई बार आया है। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था और इससे जो टैक्स आता था उसको सीता कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज की माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। रूपा जीवा। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता प्राप्त की थी। प्रवर्तक। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और फिर शुंगवंशला 1885 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई और मगध पर शुंगवंश की नींव पड़ी। अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में था। अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में था। अब इसके बाद जो है ब्राह्मण साम्राज्य, इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।